हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? एडम स्मिथ, बेंथम मिल, स्पेंसर। यहाँ पे वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की भी बात की जा रही है, ना कि समाजवाद की। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? एडम स्मिथ, बेंथम मिल, स्पेंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है और स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति को तो अनुबंध से माना है। ठीक है, परंतु उसने समाज की संकल्पना जीव के रूप में की है। जो समाज की संकल्पना है किस रूप में की है? जीव के रूप में की है। और स्पेंसर के अनुसार समाजवादी जीव के जो अंग, ठीक है, यानी जो समाजवादी जीव है वो उसके जो अंग हैं जो सुचारू रूप से कार्य न करें, उनके नष्ट हो जाने से ही समाज का कल्याण। यानी जो अंग खराब हो चुके हैं उनका नष्ट हो जाना ही ठीक है, जो कि अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और समाज की संकल्पना जीव के रूप में की है। जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय, यानी डार्विन का जो सिद्धांत है। ठीक है, जीवन का जो सिद्धांत है उसमें जो योग्य है वो तो रहे और जो अयोग्य है, पिछड़ा है, वह खत्म हो जाए। यानी जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय। और डार्विन के इस सूत्र को आधार बनाकर स्पेंसर के विचार से प्रगति का अर्थ है कि जीवन संघर्ष में जो लोग पिछड़ जाते हैं, जो लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो लोग पिछड़ जाते हैं, उन्हें मर जाने दिया जाए, उन्हें खप जाने दिया जाए, उन्हें नष्ट हो जाने दिया जाए और उन्हें खत्म हो जाने दिया जाए। और इसी तरह व्यक्तिवाद सहृदय मनुष्यों की नजरों से गिर गया इस तरह से। और स्पेंसर ने व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? मिल, बेंथम, लास्की, हीगल। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आदर्शवादी विचारक कौन है? तो हीगल है। देखिए, ठीक है, आदर्शवाद के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है, यानी जो भी वस्तुएं हैं वे अस्तित्व में हैं, वे भौतिक वस्तुएं नहीं है। ठीक है, बल्कि वे मानसिक वस्तुएं। क्या माना है इन्होंने? मानसिक वस्तुएं, अर्थात प्रत्यय या विचार तत्व हैं। ठीक है, प्रत्यय या विचार तत्व हैं। और आदर्शवाद के आरंभिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन में जोड़े ढूंढे जा सकते हैं। और प्लेटो की मैंने लेक्चर वीडियो डाल रखा है, उसे जरूर आप देख लें। हीगल भी 19वीं शताब्दी का आदर्शवादी जर्मन विचारक था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था काल्पनिक था, विकासवादी, क्रांतिकारी या फेबियनवादी। राइट ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक था। ठीक है, कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था और जिन्हें आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली जो विचारक हैं उनमें गिना जाता है कार्ल मार्क्स को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। ठीक है, इसकी ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और उसने स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक यानी क्लासिकल उदारवाद के जनक टीएच ग्रीन, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हर बार इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं करा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको चीजें अस्थायी रूप से आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए। और पारंपरिक क्लासिकल उदारवाद के जनक जॉन लॉक है।
और जैसा कि जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में सबसे महत्वपूर्ण है और जॉन लॉक का इनको उदारवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है। और उदारवाद के प्रचलित दो रूपों में लॉक पारंपरिक यानी क्लासिकल उदारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उदारवाद निश्चित दर्शन बना 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं या वर्तमान शताब्दी में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में। तो उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना? 18वीं। देखिए उदारवाद का प्रारंभ 17वीं शताब्दी से देखा जा सकता है और जॉन लॉक को जैसा कि उदारवाद का पिता माना जाता है, लेकिन आगे चलकर उदारवाद का दर्शन का रूप 18वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, सी है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन की मूल सच्चाई क्या है? पदार्थ है। देखिए परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है, यह मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है। ठीक है। मार्क्स ने पहली बार यह व्याख्या किया कि आर्थिक संबंध जिसमें उसका आशय उत्पादन, ठीक है, उत्पादन की शक्तियों तथा वितरण की प्रणाली से में है और बदलाव में समाज के स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है और मार्क्स के अनुसार किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्वों की भूमिका जो होती है वो प्रधान होती है। ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? समाजवादी, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय उदारवाद। ये क्या मानते? आवश्यक बुराई। देखिए शास्त्रीय उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और लॉक को जैसा कि उदारवाद का जनक कहा जाता है और उदारवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक इसलिए है कि यह जो है मानवीय समाज में उत्पन्न होने वाले झगड़े हैं जो आदि का निपटारा करता है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। और राज्य बुरा इसलिए है क्योंकि राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें क्या है? बाधक है स्वतंत्रता में, इसलिए ये बुरा है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है, किसे इसे हर कोई पहन लेता है, यह किसने कहा? सीएम जोड़ ने, मार्क्स ने, स्टालिन ने, ग्रामशी ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीएम जोड़। तो समाजवाद आज सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा हो गई है और समाजवाद की इस अत्यधिक लोकप्रियता ने ही इसे बहुत अधिक अनिश्चितता का रूप प्रदान किया है। ठीक है। बहुत अधिक लोकप्रिय होने के बाद ये क्या हो गया? अनिश्चितता प्रदान हो गई है, रूप का धारण कर लिया है। इसीलिए जोड़ ने कहा कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है यानी टोपी की तरह है जिसे हर कोई क्या करता है? उसे पहन लेता है यानी इसके विचारों को अपना लेता है और क्या होता है फिर उसकी जो आकृति है, मूल आकृति, वो बिगड़ जाती है। ठीक है। क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फांसीवाद। फांसीवाद सर्वाधिकारीवाद में राज्य में विश्वास करता है और फांसीवाद राज्य को एक सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखते हैं राज्य को और राज्य को एक सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानते हैं। राज्य को सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानते हैं और सब कुछ कहते हैं राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से या व्यक्तिवादियों से? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क्सवादियों से। ठीक है। राज्य शोषक वर्ग की इसे शोषक मानते हैं, राज्य को शोषण का माध्यम मानते हैं और राज्य एक वर्गीय संस्था और यह संस्था सदैव क्या करती है? शोषक वर्ग में सहायक का कार्य करती है, ये मार्क्सवादी मानते हैं। और मार्क्सवादी राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है
और मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा अंतर है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार या अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, समाज का समाजवादी ढांचा जो है उदारवाद का तत्व नहीं। देखिए, समाज का समाजवादी ढांचा उदारवाद का तत्व नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि उदारवाद पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है। ये कहते हैं जो उदारवाद है, मार्क्सवादी कहते हैं उदारवाद ही पूंजीवाद का, ठीक है, दूसरा नाम है। कौन कहता है? मार्क्सवादी कहते हैं। और उदारवाद मुक्त आधार तथा पूंजीपति अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें राज्य की दखलंदाजी तथा नियंत्रण बिल्कुल न हो। उदारवाद पूंजीवाद का आर्थिक दर्शन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज का समाजवादी ढांचा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा का समाज। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व समाजवाद की क्या है? विशेषता है। ठीक है, और समाजवाद के अनुसार संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जो समाजवाद है वो कहता है कि जो भी संसाधन है, ठीक है, उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, और जो है जिससे कि क्या हो कि सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके, सबको लाभ मिल सके। और समाजवादी सिद्धांत समानता की स्थापना को अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है, इक्वलिटी को, समानता को। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए है अधिकारों की प्रति राज्य में ही संभव है प्राप्ति। ठीक है, अधिकारों की प्राप्ति होगा, तो अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है। ठीक है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अधिकारों की जो प्राप्ति है वो राज्य में ही संभव है। ठीक है, देखिए, उदारवाद सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था। और इसकी मूल मान्यता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी राज्य जो है उसको मानव ने, मनुष्यों ने उसका निर्माण किया है, उसको निर्मित किया है, और तथा व्यक्ति जो है वो क्या है? वो साध्य है। ठीक है, और राज्य क्या है? वो साधन है, और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये सारी चीजें राज्य एक मानव निर्मित संस्था मानते हैं, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन, राज्य की सत्ता आधार व्यक्ति की सहमति है। तीनों चीजें सही हैं, ये मूल्य मान्यताएं हैं उदारवाद की। ठीक है, अब बच्चों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, थोड़ा सा पढ़ाने में भी खुशी मिलती है अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन है, समाजवादी विचार का संबंध है शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से, राजनीतिक समानता से या आर्थिक समानता से। देखिए, आर्थिक समानता की बात करते हैं। समाजवादी किस पे जोर देते हैं? आर्थिक समानता की जोर देते हैं, क्योंकि समाजवादी का सम्मान जो है आर्थिक समानता से, और समाजवादी विचारधारा चाहता है कि जो भी है सब चीजें सब में बांटी जाएं, सब स्वराज्य का स्वामित्व हो जिसके सबको लाभ मिले, इक्वलिटी चाहता है। और यह विचारधारा उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन पढ़ते हैं। कथन, उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि सीमित अवधारणा पर बल देता है। 16 क्वेश्चन है, किसके संसर्ग ने एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? ठीक है, माइकल बोरोडिन, लेनिन,
एल्फिंस्टन या इयान ब्राउनली? राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकल बोरोडे। माइकल बोरोडे राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के प्रेरित किया था और भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय एम.एन. राय को ही जाता है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं या हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि किसी समूह अथवा समष्टि के। ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। सी है, उदारवादी सार्वभौमवाद में विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है। डी है, उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारवादी सार्वभौम में विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिकता। यहाँ पे ध्यान दें आप, सही नहीं है ये। ठीक है, और सारे ठीक है। देखिए, उदार राजनीति का वह सिद्धांत है उदारवाद जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था का रूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था और प्रारंभ में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया था। ठीक है, परंतु बाद में इसने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और इसने बहुलवाद को अपनाया। ठीक है, और उदारवादियों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है और जिसके माध्यम से व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण रूपेण विकास हो सकता है। किंतु उदारवादी सार्वभौमवाद में विश्वास नहीं करते, प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? ठीक है, अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद, बी हो जाएगा विनिर्भरता राष्ट्र तथा कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता देश, सी है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्र हित, डी है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साझा नीति अपनाने की आवश्यकता। ठीक है, अभिसरण यानी कन्वर्ज। ठीक है, ये हो जाएगा और सीई। ठीक है, और इसका मतलब है आगे जाना, एक तरीके से समीप गमन। ठीक है, ये इसके मतलब हो जाते हैं अभिसरण के। ठीक है, यानी एकत्रित होने और विशेष रूप से मिलन या एकरूपता की ओर बढ़ने की क्रिया। जैसे कि मान लीजिए तीन नदियों का संगम, दोनों आंखों की संबंधित गति, ये सारी चीजें ये है अभिसरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन है उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद। ठीक है, देखिए अभिसरण सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। कहाँ, कौन से? कैलिफोर्निया। ठीक है, और यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास और एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का क्या करता है? अध्ययन करता है। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत अभिसरण का उल्लेख उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र, राजतंत्र? राइट ऑप्शन हो जाएगा तानाशाही। देखिए, हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था स्थापित किया और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, तो जर्मनी के साथ जो संधि हुई उससे जर्मनी की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में नुकसान हुआ, हास हुआ और जर्मनी को विश्व स्तर पर फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी, ठीक है, नाजीवादी सरकार बनी और हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन को अपनाया। ठीक है, और शासन व्यवस्था को अपनाया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तानाशाही शासन। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? लोकतंत्र का, आदर्शवाद का, साम्यवाद का या व्यवहारवाद का? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र का। ठीक है, तो अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? वो है अधिनायक जो है लोकतंत्र का। और जैसा कि अधिनायक तंत्र व्यवस्था के तहत शासन सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और इसकी इच्छा ही क्या होता है?
कानून होता है। ठीक है, जबकि लोकतंत्र में सत्ता एक मंत्रिमंडल में निहित होती है। जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र, इसका विलोम है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।